प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 11th की इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर 2 है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से भयभीत नहीं होंगे, हम मरने से नहीं डरेंगे यदि हम सब साथ साथ होंगे। इस कहानी को हम अच्छे से देखने वाले हैं। इस कहानी में क्या क्या दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं, लिखा है जुलाई 1976 में मेरी मेरी पत्नी मैरी, यानी ये जिस कहानी के जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जिसका नाम मैरी था, और ये वर्ष कौन सा था, जुलाई 1976। तो मेरी पत्नी मैरी है, साथ में 6 वर्षीय पुत्र यानी उनका बेटा है 6 साल का जिसका नाम है जोनाथन, और 7 वर्षीय पुत्री यानी 7 साल की उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजान। और मैं यानी लेखक खुद इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम है प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा पर रवाना हुए। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी, 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की पुत्री सुजान के साथ मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा पर रवाना हुए। आगे क्या हुआ, कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर समुद्री यात्रा को हम अनावश्यक रूप से पुनः कर रहे थे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हम जो ये दुनिया की यात्रा समुद्री यात्रा के ज़रिए करना चाहते थे, जहाज़ के ज़रिए करना चाहते थे, ऐसी एक बार कोशिश 200 साल पहले यानी 1976 से 200 साल पहले इस तरह की एक कोशिश किसके द्वारा की गई थी, जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। कि उन्होंने ठानी थी कि वो जहाज़ से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे पानी के रास्ते, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी पुनः कोशिश है, दोबारा से हम ऐसा करना चाह रहे थे। यानी हम तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में दूसरी बार हो रहा था। तो वो कह रहे हैं लेखक कि मैरी और मैंने, यानी मेरी पत्नी मैरी और मैंने, मैं कौन हूँ, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं। यानी कहानी कहने वाला कह रहा है कि मैं 37 वर्ष का व्यापारी था, यानी वो एक व्यापारी है अपनी रियल लाइफ में, और सबसे लंबे समय तक स्वप्न देखा था। यानी बहुत लंबे समय से मैं ये सपना देख रहा था कि हम प्रसिद्ध अन्वेषक के तैरने का अनुसरण करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम प्रसिद्ध अन्वेषक के तैरने का अनुसरण करेंगे, और हमने 16 वर्ष तक ब्रिटिश समुद्र में अपने सारे फुर्सत के समय को जलयान के ज्ञान को बढ़ाने में बिताए। यानी पिछले 16 साल से वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, तो ब्रिटिश समुद्र से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और जितना भी उनको समय मिलता था तो वो अपने जलयान को ज्ञान को बढ़ाने में कि किस तरह की नाव वो बनाएं ताकि पानी में इतने लंबे समय तक चल सके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। तो वो जानकारी हासिल करने में उन्होंने 16 साल लगा दिए। अभी देखिए, उनकी नाव का नाम आ रहा है वेवावाकर, 23 मीटर लंबी है। वो अपनी नाव की लंबाई बताते हैं जिसका नाम उन्होंने वेवावाकर रखा है। 23 मीटर लंबी है, 30 टन वजनी लकड़ी की सुंदर नौका थी, और उसका वजन भी दे रखा है, 30 टन की वो लकड़ी की नाव है। वो कह रहे हैं हमने महीनों उसके भागों को फिट करने और ख़राब से ख़राब मौसम में उसका परीक्षण करने में लगाए। लेखक कह रहे हैं कि हमने कई महीनों तक उसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर नाव को तैयार किया, और ख़राब से ख़राब मौसम में हम उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, यानी नाव हमारा साथ दे, उसका परीक्षण भी हमने किया। आगे वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष की नियोजित यात्रा, यानी लगभग 3 साल लगेंगे उस यात्रा को पूरी करने में। तो 3 वर्ष की नियोजित यात्रा का प्रथम चरण, यानी यात्रा जहाँ से शुरू हो रही है, बहुत खुशनुमा ढंग से बीता। यानी ये निकले वहाँ से इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, और पहला चरण जहाँ तक बीता तो वो अच्छा था। इसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कहाँ तक, कैपटाउन तक 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की। ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहला चरण था, यानी पहले चरण को इन्होंने कितने दूरी तक नापा है, 1,05,000 किलोमीटर, और ये कहाँ से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैपटाउन तक की यात्रा इन्होंने की। पूर्व की ओर चलने से पूर्व, यानी जब ये पूर्व की ओर पूर्व दिशा, तो पूर्व की ओर चलने से पूर्व, इस वाले पूर्व का मतलब है पहले, यानी पूर्व की दिशा की तरफ जाने से पहले हमने वहाँ दो नाविक मतलब दो जो नाव का काम जानते हैं या जिनको आता है कि नाव पर किस तरह से काम किया जाता है, अमेरिकी लॉरी विजिल और स्विस हर्ब सीलर, ये 2 व्यक्ति इन्होंने कहाँ से उठाए,
ये केप टाउन से इन्होंने उठाए, जहाँ से इन्होंने अपने एक चरण पूरा कर लिया था। इनको ऐसा लगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता करने के लिए इन्होंने साथ में ले लिए। इनको लगा कि जब हम दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करेंगे तब शायद हमें सहायता हो सकती है या तब हमें मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कहानी में एक पूरा परिवार है, तो परिवार की जिम्मेदारी भी है, साथ में नाव को भी संभालना है। तो इन्होंने सोचा कि हम 2 लोगों को साथ में ले लेते हैं। पहले का नाम अमेरिकी लोरी विजिल और स्विस हर्ब सीलर है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता करने में साथ हो सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आगे कह रहे हैं कि केप टाउन से आगे निकलने के दूसरे दिन, यानी जब ये केप टाउन से निकले उसके बाद क्या हुआ, हमने बहुत ही तेज़ आंधी का सामना करना शुरू किया। यानी केप टाउन से निकले, पहला चरण तो अच्छे से बीत गया, लेकिन दूसरा चरण जैसे ही स्टार्ट किया तो दूसरे ही दिन से इन्होंने बहुत तेज़ आंधी का सामना करना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्तों तक तेज़ आंधी लगातार चलती रही, लगातार आंधी चल रही है। अब देखिए समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और खूब आंधी चल रही है, वहाँ बहुत तेज़ हवा लगती है, तो नाव को भी नुकसान हो सकता है, जो लोग उस नाव पर सवार हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, मतलब आगे जाने से रोक भी सकती है हवा, नाव पलट सकती है, इस तरह की चीज़ें होंगी इस कहानी में, हम अभी आगे देखेंगे। तो वो कह रहे हैं लेखक कि मुझे तेज़ आंधी की चिंता नहीं थी, यानी आंधी तो आती रहती है इसकी चिंता नहीं थी, पर लहरों का जो आकार था वो भयंकर था, मतलब कि पानी की लहर बहुत ऊंची ऊंची थी, वो डरा देने वाली थी। लहरें 15 मीटर ऊंची थीं, जितना हमारा मुख्य मस्तूल था। मस्तूल एक लकड़ी जिस पर हम पाल बांधते हैं, तिरपाल बांधते हैं, अगर आपने पुरानी नाव देखी होगी, क्योंकि उस पर हम तिरपाल चढ़ा देते हैं, हवा का दबाव लगता है तो नाव आगे बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं मुख्य मस्तूल ऊंचा जितना था उतनी ऊंची ऊंची हमारी लहरें दिखाई पड़ रही थी हमें। 25 दिसंबर को, यानी अभी जुलाई से चले थे, अब देखिए दिसंबर आ गया, 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये देखिए पहली यात्रा 1,05,000 किलोमीटर की केप टाउन तक कर चुके थे, फिर वहाँ से कितनी दूर पहुँचे, 3500 किलोमीटर की दूरी वहाँ से तय की। तो क्या हुआ, अत्यधिक बुरे मौसम के बावजूद हमने सुखद अवकाश बिताया। अब ये अवकाश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर अंग्रेज़ों के लिए छुट्टी का दिन होता है, उस दिन क्रिसमस डे मनाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने अवकाश अच्छे से बिताया और क्रिसमस वृक्ष सहित पूरा किया, यानी जो भी उनका कार्यक्रम था वो उन्होंने अच्छे से किया। नववर्ष के पहले दिन, यानी 1976 से अब क्या लग गया 77 और 1 जनवरी आ गई, तो नववर्ष के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं था, पर हमने महसूस किया कि इस मौसम में परिवर्तन जल्दी ही आएगा। मतलब हमें लगा कि शायद जल्दी ही मौसम ठीक हो जाएगा, और उसमें परिवर्तन आया, मतलब मौसम चेंज तो हुआ पर वो बदतर हो गया, यानी मौसम ठीक होने की बजाय ख़राब हो गया ज़्यादा। आगे क्या हुआ फिर, आगे कह रहे हैं कि 2 जनवरी के सवेरे लहरें जो थीं, जो समुद्र में लहरें उठ रही थी, विशाल काएँ थी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें थीं। हमने केवल तूफानी छोटी पाल को मस्तूल के आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे। वो कह रहे हैं हम बड़ा वाला पाल अगर लगाते तो नाव पर बहुत ज़्यादा हवा का दबाव पड़ता और हमें नुकसान होता, तो हम छोटे छोटे पाल लगाकर यात्रा कर रहे थे। और हम अभी 8 समुद्री मील ही चले थे, चूंकि जहाज़ प्रत्येक लहर की चोटी तक उठ रहा था। मतलब लहरों की ऊंचाई, अब जहाज़ का एक सिरा उठेगा दूसरा सिरा नीचे जाएगा, तो हमने देखा कि असीम विशाल सागर हमारी ओर दौड़ा आ रहा है। यानी समुद्र में जब लहरें उठती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा समुद्र हमें डुबोने के लिए आ रहा है। हवा और फुहारों की चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही थी, इतनी तेज़ हवा लग रही है और इतनी लहरों से बूंदें झरझर के आ रही हैं हवा के साथ, तो फुहार आ रही है। नौका की गति धीमी करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिए, यानी मुख्य मस्तूल का जो पाल था वो भी नीचे उतार दिया और ये तूफानी पाल भी नीचे उतार दिए। पिच्छल के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा बांध दिया, मतलब नाव के सुरों को हमने पिच्छल के आर पार क्या करा, एक भारी रस्सी से उनको बांध दिया। तब हमने हर चीज़ को दोहरी रस्सी से बांधा, हमने और कोशिश की कि हर चीज़ को और अच्छे से बांध देते हैं, और जीवन नौका में बैठे। बड़ी नाव के अंदर कुछ छोटी नाव होती हैं कि अगर कभी बड़ी नाव ख़राब हो जाए तो छोटी नाव में बैठकर आप घर वापस जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं हम जीवन नौका में बैठे, जीवन रेखा से उसको जोड़ा। जीवन रेखा से मीन्स कि जो भी संपर्क के साधन हो सकते थे या जो भी उसमें चीज़ें हो सकती थी जिंदा रहने के लिए, उनसे उनको जोड़ा। तेलीय त्वचा,
तेलीय त्वचा मतलब शरीर पर पानी का असर ना हो, इस तरह की चीज़ें लगाई। और जीवन रक्षक जैकेट पहनी ताकि पानी में अगर कभी गिर जाए तो डूबे नहीं, पहनी। और उसके बाद प्रतीक्षा की, हमने इंतज़ार किया कि भाई अगर बड़ी नाव को, जो इनकी नाव है विवाह पर, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो छोटी नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाएंगे। पर क्या हुआ, लगभग शाम को 6 बजे आने वाली आपदा का पहला संकेत हमें मिला। अब शकुन शांति छा गई। अब देखिए, समुद्र में अचानक ही तूफान और अचानक ही शांति छा गई। इसका मतलब अगला तूफान जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। हवा कम हो गई और आकाश जल्दी ही काला हो गया। तब एक बढ़ती हुई दहाड़ हुई, एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई और एक बहुत बड़ा सा बादल। अब देखिए, बहुत बड़ा सा बादल क्या हुआ, कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा बादल जहाज़ के पिछले भाग पर उसी ऊंचाई पर पहुंचा, लगभग 15 फीट की ऊंचाई तक। आतंकित होकर मैंने अनुभव किया कि वो बादल नहीं है बल्कि लहर है। देखिए, लेखक को शुरू में लगा कि वो जहाज़ के ऊपर जो हमें एक बादल दिखाई पड़ रहा है कि वो शायद बादल है, लेकिन पास जाने के बाद पता चला कि वो बादल नहीं बल्कि एक पानी की लहर है, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी थी। वो एकदम पूरी तरह से खड़ी प्रतीत होती थी, माने लहर ऐसे सीधी खड़ी हो जैसे कि आसमान में। दूसरी ओर से उसकी ऊंचाई लगभग दुगनी थी, जिसका शृंग भयंकर ढंग से टूटने वाला था। शृंग मतलब कि लहर की जो चोटी है ऊपर, वो ऐसा लग रहा था, पानी है वो तो पानी की लहर है तो जाहिर सी बात है पानी नीचे ज़रूर गिरेगा। और ऐसा हुआ भी। दहाड़ बढ़कर गर्जन हो गई, मतलब आवाज़ और तेज़ हो गई। जैसे पिच्छल लहर के सामने आया, यानी नाव का जो सिरा है वो जैसे ही लहर के सामने आया तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम उस लहर पर चढ़ सकेंगे। पानी में लहर उठ रही है तो जहाज़ क्या करता है, लहर के ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है आगे से, यानी लहर को अपने नीचे से निकाल देता है। पर ऐसा हुआ नहीं। पर तब एक बहुत बड़े विस्फोट ने जहाज़ के डेक को हिला दिया। डेक वो हिस्सा जहाज़ का जहाँ पर हम खड़े होकर कभी कभी फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे आपने टाइटैनिक मूवी में वो सीन देखा होगा, वो वर्ल्ड फेमस सीन है, तो वैसा ही कुछ। तब एक बहुत बड़े विस्फोट ने जहाज़ के डेक को हिला दिया। हरी और सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जहाज़ पर टूट पड़ी। वो जो पानी की लहर थी इतनी ऊंची, वो जहाज़ के ऊपर गिर पड़ी, यानी जहाज़ उस लहर को पार नहीं कर पाया बल्कि उस लहर के अंदर चला गया। एक तरह से हम कहें, मेरा सिर व्हील से टकराया। व्हील वो पहिया, वो हैंडल जिससे नाव को कंट्रोल करते हैं, जैसे बस चलाने के लिए ड्राइवर का जो पहिया होता है गोल गोल घुमाने के लिए, उसको कह रहे हैं कि व्हील को मेरा सिर जो था वो व्हील से टकराया। मुझे चेतना हुई कि मैं जहाज़ के ऊपर उड़ रहा हूँ। लेखक बेहोश हो रहा है तो बेहोशी में उसको लग रहा है कि शायद मैं जहाज़ के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आने वाली अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और जैसे मैं बेहोश हो रहा था मुझे पूर्ण शांति का अनुभव भी हुआ। मतलब मैं बेहोश होता जा रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरी मृत्यु होने वाली है। बिना किसी आशा के मेरा सिर पानी से अचानक ही बाहर आया। मतलब मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं पानी से बाहर आऊँगा, पर मैं पानी से बाहर आया। कुछ मीटर दूर बेवबाकार लगभग उलटने ही वाली थी, यानी अगली लहर को देखकर मुझे लग रहा था कि इस लहर से तो हम बच गए जैसे तैसे करके, लेकिन शायद अगली लहर से जब हम टकराएंगे तो हमारी नाव ज़रूर पलट जाएगी। आगे कह रहे हैं, उसके मस्तूल लगभग क्षितिज के समांतर थे, मतलब कि नाव के जो सिरे थे वो नाव टेढ़ी मेढ़ी हो रही है पानी में, तो ऐसा लग रहा है कि अब पलटी अब पलटी अब पलटी। तब एक लहर ने बहुत ज़ोर से खड़ा धक्का मारा और मेरी जीवन रेखा धक्का खाकर तन गई। मतलब कि मैं एकदम से डर गया कि नाव जो है अब पलट गई। मैंने गार्ड रेलों को अचानक ही पकड़ लिया। गार्ड रेल जो नाव के चारों तरफ थोड़ी सी ग्रिल होती है, जैसे हम छत पे चारों तरफ ग्रिल लगाते हैं, तो इस तरह से नाव में होती है ताकि आप जब नाव टेढ़ी मेढ़ी हो या हिले डुले तो आप उसको पकड़कर अपना बैलेंस बना सकें। तो मैंने गार्ड रेलों को अचानक ही पकड़ लिया और हवा में तैरकर वेववाकार के मुख्य पाल फैलाने वाले डंडे पर लगा। मैं वहाँ जाकर टकराया। बाद में जो लहरें आईं वे मुझे कपड़े की गुड़ियों की तरह उछाल रही थी, क्योंकि ये ऊपर है नाव के, ठीक, तो नाव में लहर जैसी गिर रही है, पानी इधर उधर फेंक रहा है लेखक को उठाकर। मेरी बाईं ओर की पसलियां चटकी, मेरे मुंह से खून भी आ गया, टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह भर गया। किसी तरह मैंने व्हील को ढूंढ लिया। पहले व्हील चला रहे थे, व्हील से सिर टकराया, उसके बाद गार्ड रेलिंग को पकड़ कर रखा तो फिर लहरों ने इधर उधर उठा के पटक दिया। फिर क्या हुआ, किसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने व्हील को ढूंढ लिया। अगली लहर के लिए पिच्छल को सीध में किया और लटक गया। मतलब कि मैंने नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन आगे क्या हुआ कि सब जगह पानी ही पानी था।
मैं महसूस कर सका कि जहाज़ के नीचे भी पानी भर गया है, पर खोज करने के लिए मैंने व्हील छोड़ने का साहस नहीं किया। व्हील को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि नाव फिर इधर उधर भागेगी। अचानक सामने का छोटा द्वार खुलता है और मैरी प्रकट होती है, यानी वो कह रहे हैं मेरी पत्नी सामने से आती है, मैं तो व्हील को संभाले हुआ हूँ। वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नाव में जो नीचे कमरे वगैरह हैं उनमें पानी भरने लगा है। डेक जो थी वो चकनाचूर हो गए हैं, हम पूरी तरह से पानी में हैं। ये किसने कहा? मैरी ने, यानी कि उनकी पत्नी ने आकर बोला। जैसे ही मैं छोटे द्वार की ओर तेजी से और भद्दे ढंग से गया, मैं चिल्लाया कि व्हील पकड़ो। अब पानी देखने के लिए लेखक नीचे जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ नाव में पानी आ रहा है, और पत्नी से बोला कि आप व्हील पकड़ो। कोणों पर लटकी हुई लॉरी और हर्ब पागल आदमियों की तरह से पानी निकाल रहे थे। ये वही दोनों व्यक्ति हैं जो उन्होंने केप टाउन से उठाए थे और उनसे कहा था कि आप हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलिए, और इनके बीच में जो भी समझौता हुआ होगा पैसों को लेकर वो इसमें दिया नहीं है। तो लॉरी और हर्ब जो थे वो पागल आदमियों की तरह पानी निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियाँ असंतुलित कोणों पर लटकी हुई थीं। सारी स्टारबोर्ड साइड अंदर की ओर फूल गई थी। कपड़े, क्रोकरी, चार्ट, टिन और खिलौने गहरे पानी में डूब गए थे, यानी जो भी सामान वो वहाँ अपने साथ लेकर चले थे वो सब गड़बड़ हो गया था, सब इधर उधर हो गया। फिर क्या हुआ? मैं आधी दूर तैरा और बच्चों की कैबिन में आधी दूर तक रेंग कर गया। जिस तरह से मैं कर सका मैंने वैसे कोशिश की और मैं जैसे तैसे बच्चों के पास पहुंचा। मैंने पूछा कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तो सोने की ऊपरी पटरी से उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। सू ने कहा। तो सबसे पहले सुजान यानी उनकी बेटी बोली कि हाँ हम ठीक हैं, पर मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। अब देखिए वो सो रहे हैं। अभी इसको आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे वो सो रहे हैं? जैसे ट्रेन में ऊपर की जो बर्थ होती है साइड वाली, आप समझ रहे हैं, ऊपर की जो बर्थ होती है स्लीपर साइड वाली, इस तरह की केबिन में उनके जगह है सोने के लिए। तो वहीं से उनकी बेटी सू ने कहा कि पर मेरे सिर पर थोड़ी सी चोट लग गई है। उसने अपनी आंखों के ऊपर बड़े पंप की ओर इशारा किया, यानी एक पाइप जा रहा होगा। अब नाव में है, देखिए बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो एक पाइप उनके सिर से टकराया। सिर की चोटों की चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने भले ही मुझसे कहा कि मेरे सिर में चोट लग गई है, मगर मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, मतलब कि बेटी की तरफ इशारा भी नहीं किया कि कहाँ चोट लग गई है, ना पूछने की कोशिश की। बस बात सुनी और मैंने टाल दी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि मैं उनकी चोटों पर ध्यान दूँ। आगे क्या हुआ देखिए। हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेने के बाद मैंने डेक पर वापस आने के लिए संघर्ष किया। मैं जहाँ से चला था वहीं वापस आया। स्टारबोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गई थी, यानी साइडें भी खुल गई थी, जहाज़ में छेद हो गए। इस तरह से हम कहें हमें प्रत्येक लहर से पानी मिल रहा था, मतलब जहाज़ में इधर उधर छेद होने से पानी अंदर आ रहा है। जो लहर हमारे ऊपर आ रही थी, यदि मैं कुछ मरम्मत ना कर सका तो हम निश्चय ही डूब जाएंगे। अब देखिए पहले ही नाव में पानी आ चुका है, ऊपर से एक लहर अगर और गिरेगी तो नाव में पानी बहुत सारा हो जाएगा, नाव डूब जाएगी। तो पहले तो पानी जहाँ से आ रहा है उस जगह को बंद करना पड़ेगा, ठीक, और जो पानी अंदर आ चुका है उसको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि नाव पर उतना लोड ना पड़े, तभी हम आने वाली लहर से बच सकते हैं। तो किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाया और सुराखों, यानी जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, पर जल से हैच कवर लगाए। जल से हैच कवर की मतलब वाटरप्रूफ हैच लगाए, जैसे तैसे करके उनको संभाला। कुछ पानी नीचे की ओर बहता रहा, मतलब थोड़ा बहुत पानी फिर भी नाव में आता रहा, पर अधिकांश पानी एक तरफ से हम निकालते भी रहे। और अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई जब हमारे हैंडपंप केबिन के चारों ओर बहने वाले मलबे से बंद होने शुरू हो गए। यानी जो हैंडपंप वो काम कर रहे थे पानी निकालने के लिए, आसपास कचरा है, नाव के टूटे हुए टुकड़े हैं, खिलौने, खाना वगैरह, जूते चप्पल, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, तो उससे उनके हैंडपंप भी ख़राब होने लगे और बिजली का जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया। अब देखिए जिस तरह की वो बिजली यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर, उसमें पानी भर गया तो वो ख़राब हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। भयंकर रूप से पानी का जो तल था वो उठा, यानी अचानक ही नाव में पानी बढ़ा। मैं डेक पर वापस गया। मैंने देखा कि हमारे 2 फालतू हैंडपम्प जो थे वो ऊपर बोर्ड पर ऐंठे हुए पड़े थे, यानी 2 एक्स्ट्रा उन्होंने रख रखे थे तो वो भी पड़े हुए थे। जहाज़ के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, पाल, तिकोने पाल और डिंगी और मुख्य लंगर ऐंठ गए थे, मतलब जो भी सामान था वो पानी की वजह से थोड़े ख़राब हो गए, थोड़े टाइट हो गए थे। फिर आगे क्या हुआ।
अब देखिए आगे कह रहे हैं, तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम में फर्श के नीचे हमारे पास दूसरा बिजली का एक पंप है। मैंने उसको बाहर के पाइप से जोड़ दिया और मैंने धन्यवाद दिया कि वो काम कर रहा था। मतलब कुछ अच्छा उनको मिला कि यार चलो सब चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ। रात बहुत लंबी खींची, बहुत ठंड थी। पानी निकालने, जहाज़ को चलाने और रेडियो का काम करते रहना जारी रहा। जब हमने पास के अन्य जहाज़ों से SOS किया, मतलब संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। दुनिया के इस दूर इस कोने में वो कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं थी, क्योंकि हम इतनी दूर समुद्र में आ गए थे कि अगर संपर्क नहीं हो रहा था तो कोई कोई हैरानी की बात नहीं थी, ये आम बात थी, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो अब इतने इसके बाद क्या देखिए, सू का जो सिर था वो भयानक रूप से सूज गया। अब जाहिर सी बात है, सिर में चोट लगी है तो सिर में सूजन आ गया, और ऊपर से ठंडी का समय है। देखिए उसकी दोनों आंखें काली और बड़ी थीं, और अब उसने दिखाया कि उसकी भुजा पर गहरा कटाव हो गया है, यानी उसके हाथ में भी चोट लग गई थी, सिर भी सूज गया है, आंखें भी सूज गई हैं। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पहले अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे, तो उसने उत्तर दिया, ये उनकी बेटी बोल रही है, देखिए ध्यान से देखिए, 6 साल की बेटी क्या बोल रही है कि मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक अच्छी लाइन है इस चैप्टर की। 6 साल की बच्ची ये कहती है कि पिताजी मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको अपनी चोट के बारे में नहीं बताया। ये एक अच्छी बात है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, पर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए। 3 जनवरी की सुबह तक क्या हुआ, पंपों ने पानी के तल को काफ़ी नियंत्रण में कर लिया था। यानी 1 और 2 जनवरी 2 दिन तक बेचारे परेशान रहे, लेकिन 3 जनवरी को हमने पानी को थोड़ा सा नियंत्रण में ले लिया और हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। 2-2 घंटे का आराम कर सके, बेचारे 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। पर पानी की रेखा के नीचे कहीं बहुत बड़ी लीक अब भी थी, यानी अभी भी कहीं ना कहीं से नाव के अंदर पानी आ रहा था। निरीक्षण करने पर मैंने देखा कि सभी नाव के मुख्य मुड़े हुए ढांचे नीचे नोतल तक चकनाचूर हो गए थे। जो छोटी छोटी नाव बड़ी नाव के अंदर रखी थी वो भी टूट गई थी, और उनका जो टूटा हुआ कचरा था वो नाव के फर्श के अंदर चला गया था। जैसे नाव का जो फर्श है, फर्श मतलब नाव की लकड़ी ही हुई और उसमें छेद हो गए नीचे की तरफ से, तो मतलब नीचे से पानी उसमें आ रहा है, साइडों से तो आ रहा था, तो कुछ डैमेज होने की वजह से नीचे से भी पानी आने लगा। वास्तव में अलमारियों में कुछ खानों के सिवाय जहाज़ के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे सेक्शन को कोई चीज़ थामे हुए नहीं थी। मतलब अलमारियों के कुछ खानों के सिवाय, अलमारी जो नाव में हमने फिट कर रखी थी उसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें रखी थी, या वो जो खाने जिनमें हम सामान रखते हैं, उसके अलावा जहाज़ के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे सेक्शन में को कोई चीज़ थामे हुए नहीं थी। मतलब सब चीज़ इधर उधर हो गई थी। लहरों की चोट के बाद हम 15 घंटे बने रहे। लहरों की चोट के बाद हम 15 घंटे बने रहे, पर वे बवाकार पर्याप्त समय तक हम सबको इकट्ठा नहीं रख सकेगी। यानी लगभग इतने समय तक तो हमने झेल लिया, इतने चीज़ों से हम लड़ते रहे, लेकिन वे बवाकार जो है, जो नाव है उनकी, वो पर्याप्त समय तक हम सबको इकट्ठा नहीं रख सकेगी। लेखक को ये अनुभव होने लगा कि भैया ये नाव हमको अब मतलब सहारा नहीं दे पाएगी, क्योंकि नाव की भी अपनी एक सीमा है, कहाँ तक वो संभालेगी, इतनी टूट गई, चारों तरफ से बेकार हो गई, तो सहारा नहीं दे सकेगी। हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। उनको लगा कि बस किसी तरह से हम अगर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते हैं तो वहां हम बंदरगाह पे उतर जाएंगे और नाव छोड़ देंगे। मैंने अपने चार्ट चेक किए, जो भी नक्शे वगैरह थे वो चेक किए और आकलन किया कि पूरब की ओर कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे से द्वीप हैं। समुद्र में द्वीप होते हैं सर, छोटे छोटे, अगर कभी इमरजेंसी होती है तो वहाँ रुक सकते हैं हम। उनमें से एक जिसका नाम था एल एम्स्टर्डम, ये आज भी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार था। मतलब कि फ्रांस की वो जगह थी और वैज्ञानिक आधार था, मतलब फ्रांस वहाँ पर कुछ शोध वगैरह अपने करते होंगे, एक्सपेरिमेंट करते होंगे फ्रांस के वैज्ञानिक, तो वो जगह थी एम्स्टर्डम। हमारी केवल आशा ये थी कि हम इस विस्तृत महासागर में इन छोटे द्वीपों पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए इतना विशाल समुद्र, उसमें छोटे से बहुत छोटे से द्वीप को खोजना, मतलब ये वैसा ही है कि घास के ढेर में सुई खोजना। पर जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते और हम जहाज़ नहीं चला सकते, वास्तव में हमारे अवसर कम रहेंगे। मतलब हमको नाव को ठीक करना पड़ेगा, मौसम की जानकारी लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ढूंढ पाएंगे, वरना तो कैसे ढूंढेंगे। विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को निष्क्रिय बना दिया था।
यानी बड़ी बड़ी लहरों की वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जितने भी इंजन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने पर, अब 4 जनवरी हो गई देखिए, तो कह रहे हैं 36 घंटों तक लगातार पानी बाहर निकालने पर पानी कुछ सेंटीमीटर नीचे तक रह गया था, मतलब थोड़ा बहुत पानी अभी भी बचा था। जो पानी अंदर आ रहा था अब उसकी गति से काम कर सकते थे, मतलब जो पानी अंदर अभी भी नाव में आ रहा था उसकी इतनी परवाह नहीं थी, हम काम कर सकते थे। हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे क्योंकि हवा तेज़ थी। जहाज़ के मस्तूल को सहारा देने वाली और पालों को नियंत्रित करने वाली रस्सियों पर दबाव जहाज़ के मुख्य भाग के क्षतिग्रस्त सेक्शन को केवल खींच लेगा, यानी अब नाव उतनी मजबूत नहीं रही, तो अगर हम पाल लगाते भी हैं तो हवा का दबाव पड़ेगा। हवा का दबाव कौन झेलेगा? नाव झेलेगी। अब नाव हो चुकी है पहले से ही कमज़ोर, तो पाल इसलिए लगा नहीं सकते। ठीक, तो आगे क्या हुआ, अतः हमने मस्तूल के आगे तिकोने पाल को फहराया और उस स्थान की ओर चले जहां मेरे विचार से 2 द्वीप विद्यमान थे। यानी विचार से बस लग रहा था कि हाँ भैया नक्शे में दे रखे हैं तो हो सकता है वो हम वहाँ तक पहुँच जाएं, वो हमें मिल जाएं, बस इसी आशा में हम आगे बढ़े। और क्या हुआ, मैरी यानी मेरी पत्नी ने कुछ कुछ कॉर्नड बीफ और चटक बिस्कुट निकाले, जो भी उनके पास एक बीफ मांस वगैरह था, मांस के टुकड़े थे और बिस्कुट थे, वो उन्होंने निकाले और हम लगभग 2 दिन में पहला भोजन कर सके। अब देखिए 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, आज 4 जनवरी हो गई है। 1 से मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया था, 2 को सारी चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी, 3 को भी बिगड़ी, अब 4 को इन्हें थोड़ी राहत मिली, तो 2 दिन बाद इन्होंने ये पहला भोजन किया सर। पर हमारी राहत क्षणभंगुर थी, मतलब उस भोजन को करने के बाद जो हमें राहत मिल सकती थी वो बहुत कम समय के लिए। 4 बजे शाम को काले बादल हमारे पीछे एकत्र होना शुरू हुए, यानी अब हमारे पीछे भी बादल, यानी चारों तरफ से बादल हमें तरफ घेर ले रहे हैं। 1 घंटे के अंदर हवा 40 समुद्री मील की गति से वापस आ गई। जो थोड़ा बहुत मौसम ठीक हुआ था वो 1 घंटे के अंदर फिर से ख़राब होने लगा और समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा, माने लहर खड़ी होने लगी। पूरी रात मौसम बिगड़ता चला गया। 4 तारीख की रात भी ऐसी निकल गई और 5 जनवरी के उषा काल यानी सुबह तक स्थिति पुनः हताशमय हो गई। यानी 5 जनवरी की सुबह, 4 तारीख को इनको थोड़ा सा सहारा मिला, थोड़ी राहत मिली, लेकिन 5 जनवरी को फिर से जो है चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। क्या हुआ आगे, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया तो जॉन ने कहा, बेटे ने कहा उनके, कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं। अब देखिए उनका बेटा पूछ रहा है कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं, तो मैंने उसको आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम मरेंगे नहीं। उसने अपनी बात जारी रखी, पर पिताजी यदि हम, आप, माताजी, सू और मैं इकट्ठे रहें तो हम मरने से डरेंगे नहीं। अब देखिए यानी बेटा अपनी बात कहता रहा, पिता उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 7 साल का बेटा देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि पिताजी यदि हम, यानी आप, माताजी, सू और मैं, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरेंगे। 7 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है सर, इस पर ये गौर करने वाली बात है। और इसी बच्चे के इस सेंटेंस को इस चैप्टर का नाम दिया गया है। जो चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो यहीं से लिया गया है कि यदि हम सब साथ में होंगे, इकट्ठे रहेंगे तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगेगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए आगे कह रहे हैं कि उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं कैसे उस बच्चे की बात का जवाब दूं या कैसे उसको सांत्वना दूं, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं था। पर मैं बच्चों की कैबिन छोड़कर बाहर आया। मेरे पास जो भी है हम उसके द्वारा समुद्र से लड़ेंगे। यानी कि बच्चे की इस तरह की बात सुनने के बाद पिता को थोड़ा सा साहस आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है मरते दम तक हम लड़ेंगे, ऐसा मेरा संकल्प था। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा मैंने सोच लिया था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे, और अगर मौत आनी होगी तो फिर आएगी। कमज़ोर स्टार्टबोर्ड साइड की रक्षा करने के लिए मैंने निश्चय किया कि आने वाली लहरों का सामना करने के लिए जहाज़ के मुख्य भाग का जो सेक्शन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है उसे उठाएं। मतलब नाव को एक अच्छे ढंग से हम यूज़ करें, अच्छे ढंग से चलाएं कि जिधर से नाव अभी मजबूत है उस हिस्से को हम लहर के सामने रखेंगे, तो अगर लहर टकराएगी भी तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा।
आगे क्या हुआ, मैं भारी नायलॉन रस्सी और 32 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल को काम चलाऊ समुद्री लंगर के लिए प्रयोग करूंगा। नायलॉन की रस्सी यूज़ करूंगा और 32 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल, मतलब जो भी उनके पास ऑयल वगैरह है नाव को चलाने के लिए, उसका मैं यूज़ करूंगा। उस दिन शाम को, यानी 5 तारीख की बात चल रही है, उस दिन शाम को मैं और मैरी यानी मेरी पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ बैठे थे। जैसे जहाज़ की गति से टूटे हुए तख्तों से पानी अधिकाधिक अंदर आ रहा था, यानी हमको लग गया था कि भाई अब हमारी मौत नज़दीक आ रही है। हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारा अंत अब बहुत निकट है। अब देखिए, जब भी मौत आती है, किसी ने इसको एक्सपीरियंस तो नहीं किया, और जो करते हैं फिर वो बता नहीं पाते क्योंकि मर जाते हैं, पर ऐसा कहते हैं कि जब अंतिम समय आता है तो आदमी अपनों को याद करता है, अपनों से बातें करता है। तो वही इस कहानी में इन लोगों के साथ भी हो रहा है। पर हुआ क्या, बेवबाकार तूफान को पार कर गया, यानी 5 जनवरी का जो तूफान था उसको किसी तरह से जो इनकी नाव थी बेवबाकर, वो पार कर गई। और 6 जनवरी की सुबह तक हवा भी कम हो गई, यानी जैसे 4 जनवरी को थोड़ा सा सहारा मिला, थोड़ी राहत मिली थी, वैसा ही 6 जनवरी को हुआ। मैंने क्या करा, सेक्सटेंट पर वाचन लेने का प्रयत्न किया, यानी वाचन लेने का प्रयत्न किया कि भाई मैं बात करूं। मैं वापस चार्ट रूम में गया, खोजबीन करूं, और मैंने हवा की गति, मार्ग का परिवर्तन, विचलन और धारा पर काम किया ताकि मैं अपनी स्थिति का आकलन कर सकूं, यानी मैं ये जान सकूं कि भैया हम इस समय समुद्र में कहाँ हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। वो सारी जानकारी लेने के लिए मैं चार्ट रूम में गया। वहाँ क्या हुआ, सबसे अच्छी बात जिसका मैं निश्चय कर सका वो ये थी कि हम 1,50,000 किलोमीटर महासागर में किसी स्थान पर तो हैं। मतलब इनको इतना तो पता चल गया था कि हम 1,50,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश कर रहे हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई महासागर है जो इतना बड़ा है। देखिए, 1,50,000 किलोमीटर महासागर में किसी स्थान पर हाँ है, कहीं ना कहीं हम मौजूद हैं इतने बड़े महासागर के बीच में, और हम किसको ढूंढ रहे हैं, केवल 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को। अब देखिए, 1.5 लाख किलोमीटर समुद्र का एरिया उनके चारों तरफ, और उसमें वो किसको ढूंढ रहे हैं, मात्र 65 किलोमीटर छोटे द्वीप को। समझ रहे हैं, ये दिखता भी नहीं होगा दूर से, इतना छोटा। तो जब मैं ये सोच रहा था, सू कष्ट से चलकर मेरे पास आई। कष्ट से क्यों, क्योंकि वो बेचारी बीमार है, परेशान है। उसके सिर की बाईं साइड जो थी, सॉरी मैं इसमें देखना भूल गया, अब देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब मैं ये सोच रहा था, सू कष्ट से चलकर मेरे पास आई। उसके सिर की बाईं साइड बहुत तेज़ी से सूजी हुई थी और उसकी आंखें जो थीं वो काली सिकुड़ कर रेखा बिंदु हो गई थी। उसकी आंखें मतलब बंद होने को हैं। उसने मुझे एक कार्ड दिया, एक छोटा सा कार्ड उसने दिया जो उसने बनाया था, उस पर कुछ तस्वीर बनाई है उसने। कार्ड में सामने वाले भाग में उसने मैरी यानी मेरी पत्नी और मेरा व्यंग्य चित्र बनाया। व्यंग्य मतलब कार्टून आप कह सकते हैं कि मम्मी पापा का उसने कार्टून बनाया है। और उसके उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि यहाँ कुछ हास्यास्पद लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? मैं भी बहुत हंसी। कार्ड के अंदर एक संदेश था, ओ मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देता है और आओ सबसे अच्छे की आशा करें, किसी तरह से हमें ये पूरा करना है। अब देखिए, ये 6 साल की बच्ची ये संदेश लिख रही है अपने पिता और मम्मी की तस्वीर बनाकर उसके नीचे कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब मिलकर कुछ अच्छा सोचते हैं, मतलब कि अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं। मैंने अपनी गणनाओं को फिर से चेक किया, जो भी मैं चेक कर सका वो मैंने फिर से चेक किया, और हमारा मुख्य कंपास जो था वो खो गया था, मतलब दिशा का पता नहीं चल रहा है। और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था जो उत्तर दिशा में चुंबकीय अंतर के लिए संशोधित नहीं था। मतलब कि अगर उत्तर दिशा में चुंबकीय अंतर के लिए संशोधित नहीं था, मतलब कि उसमें थोड़ी खराबी थी। मैंने इस कमी को पूरा किया और हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहने वाली पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का अनुमान किसी तरह से लगा लिया। तीसरे पहर, ये 6 तारीख का समय है, 6 जनवरी 1977, तो तीसरे पहर 2 बजे के लगभग मैं डेक पर गया और लॉरी को, जो इनके सहायक कर्मी हैं, और उसको बोला कि 185 डिग्री मार्ग पर जहाज़ चलाने के लिए मैंने उसको कह दिया। यदि हम सौभाग्यशाली हुए तो भैया मैंने उससे दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि जिसे मैंने महसूस नहीं किया उसे आशा करनी चाहिए कि वो शाम 5 बजे तक लगभग उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। लेखक को लगा कि भैया 2 बज रहे हैं और मैंने अपने सहायक कर्मी से कहा कि 185 डिग्री पर नाव को आप चलाते रहें
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शाम के 5 बजे तक उस जगह पहुंच जाएंगे जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो जो एम्स्टर्डम नाम का एक द्वीप है। पर हुआ क्या, तब भारी दिल से, दिल भरा हुआ है, देखिए मौत सामने है, दिल भरा हुआ है, मैं नीचे गया, मैंने अपने सोने की पटरी पर चढ़ा। अब इतने दिन हो गए हैं, नींद नहीं सही से लिए तो कि यार अब मौत तो आ ही रही, थोड़ा आराम भी कर लें। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं सो गया। देखिए उन्होंने लिखा भी है कि आपको हैरानी हो रही होगी, आपको भी हुई होगी जब मैंने कहा कि भाई मौत आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको भी हैरानी हुई होगी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं कैसे सो गया। शाम 6 बजे मेरी आँख खुली, उस समय अंधेरा हो गया था और मैं जान गया कि हमने द्वीप को खो दिया है, यानी वो द्वीप पर हम नहीं पहुंचेंगे और हमारी मृत्यु इस समुद्र में ही हो जाएगी और दुनिया में के किसी भी इंसान को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि 5 बजे तक ये पहुंच सकते थे, बज गए हैं 6, मतलब इसका क्या कि शायद भटक गए। और फिर क्या हुआ, और बादवान यानी पाल के साथ हम चले गए, यानी कि पाल की हवा के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए, मगर हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना था। मैं ये आशा नहीं कर सकता कि हम पश्चिमी हवाओं को फिर वापस होने में पार कर सकेंगे, यानी कि फिर से हम इन हवाओं का सामना कर पाएंगे या नहीं, चीज़ों को ठीक कर पाएंगे या नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उस समय मेरे सोने की पटरी के पास, यानी जहाँ पे मैं सोया हुआ था, गंदे बालों वाला एक सिर प्रकट हुआ। क्या मेरा आलिंगन कर सकोगे, जोनाथन ने पूछा। सू ठीक उसके पीछे थी। बेटा आया है और बेटा कह रहा है कि क्या आप मुझे गले लगाओगे, और सू बेटे के पीछे खड़ी है जो बेटी है। बस अब देखिए कहानी लगभग ख़त्म होने को है। तो मैंने पूछा कि मैं अब आलिंगन क्यों करूं। अब देखिए पिता को तो एक तरह से दिल भर गया कि भाई अब सब खत्म हो रहा है और बेटा कह रहा है कि मुझे गले लगाओ। तो मेरे पुत्र ने उत्तर दिया, क्योंकि आप पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ पिता हैं और सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं, जॉन आज नहीं। यानी कि पिताजी को लगा कि शायद बेटा मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो जोनाथन आज मजाक मत करो। सू ने अपनी वास्तविक आवाज़ में कहा, अरे क्यों, आपको होना चाहिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, आपने द्वीप को प्राप्त कर लिया है, यानी हम उस द्वीप पर पहुंच गए हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे। अब देखिए मैं चिल्लाया, क्या हम सच में वहां पहुंच गए। उन्होंने संवेद स्वर में कहा, यानी दोनों बेटा और बेटी ने मिलकर कहा कि हाँ वो हमारे सामने है, वो इतना बड़ा है जितना युद्धपोत होता है। अब देखिए समुद्र के तुलना में तो बहुत छोटा, लेकिन 65 किलोमीटर एक बहुत बड़ी जगह होती है। मैं डेक पर भागा भागा गया और राहत के साथ एल एम्स्टर्डम की नग्न रूपरेखा की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। मतलब मैं उस द्वीप को देखकर हैरान रह गया। वो ज्वालामुखी चट्टान का एक नीरस भाग था। कभी समुद्र में कोई ज्वालामुखी फटा होगा तो उसका लावा ऊपर आके जम गया और वो एक द्वीप बन गया। तो वो एक ऐसी जगह थी जिस पर कोई वनस्पति नहीं थी। वो संसार में सबसे सुंदर द्वीप है, यानी कि अच्छी जगह है। आप आज भी उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर लोग जाते हैं वहाँ टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए। हमने रात के लिए समुद्र तट से दूर समुद्र में लंगर डाल दिया, यानी हमने अपनी नाव को एक किनारे लगा दिया। और अगले दिन सुबह यानी 7 जनवरी को द्वीप के सभी 28 निवासियों ने तालियां बजाईं, यानी उस द्वीप पर केवल 28 लोग पहले से मौजूद थे। वो जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक वहाँ काम कर रहे थे, तो वो 28 लोग थे और उन्होंने हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमें तट पर आने में सहायता दी। पुनः ज़मीन मेरे पैरों के नीचे थी। अब देखिए जुलाई 1976 को ये चले हैं, लगभग 6 महीने तो बीत ही गए हैं। 7वें महीने में इनके पैरों तले ज़मीन आई, और ये भी ज़मीन कितनी मशक्क़त के बाद, बार बार मौत को इन्होंने लांघा। किसी तरह से मौत को टालते हुए आखिरकार उनके पैरों के तले ज़मीन उनको मिली। अब आगे क्या हुआ देखिए। तो पुनः ज़मीन मेरे पैरों के नीचे थी। मेरे मन में लोरी और हर्ब समाये हुए थे, क्योंकि वो दोनों लोगों ने बहुत मदद की थी, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। गंभीर मानसिक दबाव होते हुए भी हम प्रसन्न और आशावान थे, यानी गंभीर मानसिक तनाव तो होता ही है ना। देखिए इतने दिन से ये झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो टेंशन तो होती ही है, फिर भी ये खुश थे। और मेरे मन में मैरी समाई हुई थी, यानी पत्नी, और उन नाजुक घंटों में चक्र का मतलब वो व्हील जिससे हम नाव को कंट्रोल करते हैं, गोल गोल होता है, तो उसको उसने संभाले रखा। लोरी हर्ब ने पानी को बाहर निकालने में मदद की। तो इस तरह से सब ने मदद की थी। सबसे अधिक जिसके बारे में मैं सोचता था वो 7 वर्षीय लड़की थी, जो अपने सिर की चोट के लिए हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी, जिसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच आवर्तक रक्त के थक्के को दूर करने में 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। अब आप समझिए, उस लड़की के सिर को ठीक करने के लिए 6 ऑपरेशन करने पड़े।
कि मतलब चोट कितनी गंभीर लगी होगी, मगर उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और 6 वर्षीय लड़का जो मरने से भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि पिताजी अगर हम साथ में रहेंगे तो मरने से नहीं डरेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है और कहानी अच्छी थी। इस तरह की कहानी हमको पढ़नी चाहिए, इससे हमें साहस मिलता है, अपनों का साथ मिलता है। इसी के साथ मैं इस कहानी को ख़त्म करता हूँ और हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद।